इस वार्षिक उत्सव में यहाँ समुपस्थित आदरणीय आचार्य इंदिरा जी, आदरणीय माता जी कहूँ, दीदी कहूँ, आदरणीय शारदा जी, माता जी और सभी समुपस्थित और मुझे यहाँ तक खींच करके लाने वाली आदरणीय विजय माता जी, उन्होंने बिल्कुल कह दिया, बोले आना ही है, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ना का ऑप्शन उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो आदरणीय समुपस्थित सभी मातृशक्ति को, मैं सबका नाम लूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सभी मातृशक्ति के चरणों में मैं नमन समर्पित करती हूँ। मेरा नमन अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लगभग मैं 10 साल बाद, मैं शादी से पहले आई थी हमारे समाज में एक बार वक्तव्य के लिए, और जब यहाँ आई तब समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आई थी, किधर से आई थी, थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो गई थी, लेकिन यहाँ बैठ के बिल्कुल सही समझ में आया। तो आप सब लोग, हम सब लोग आर्य समाज के इस विचार मंच, इस विचार क्रांति के पुरोधा हैं। मैं सीधे घटना से आरंभ करना चाहती हूँ। सोच तो रही थी कि आप लोगों से कुछ गीत की पंक्तियां बुलवाऊं, लेकिन समय कम है। आपके यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पांडव नगर पड़ता है। अभी अभी लगभग 1 तारीख या 31 या 30 तारीख की बात है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, इस हफ्ते की ही घटना है। 4 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है, एक लड़की उसको ट्यूशन पढ़ाती है, और जिस दिन ट्यूशन उसको नहीं पढ़ाना वो मना नहीं करती है, वो घर से गायब है। 4 साल की बच्ची का रेप उस लड़की का भाई उसकी अनुपस्थिति में करता है। चार साल की बच्ची, आप सबके घर में बच्चे हैं, समझ सकते हैं 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी। 4 साल की बच्ची का रेप करता है। उसके बाद वो बच्ची दर्द के मारे कराहती हुई घर पहुंचती है। घर पे माँ को पता चला, माँ उसको हॉस्पिटल में लेके गई कि मेरी बच्ची को कहीं दर्द हो रहा है। वो बता ही नहीं पा रही है सारी सिचुएशन हुई क्या। वो डॉक्टर के पास गई, उसके इंटरनल पार्ट्स में जख्म पाए गए। जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने मना कर दिया, बोले इस केस को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये रेप केस है। सुनते ही सोचो उस माँ का दिल क्या हुआ जो हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को, 4 साल की बच्ची को लेकर के गई। फिर उसने थाने में फ़ोन किया, किसी तरह से बच्ची को एम्स में एडमिट कराया गया। चलो वो घटना पांडव नगर की है। अगर रोहतास नगर में ये घटना घटती है तो कितनी ऐसी बहनें और माताएं हैं जो उस घर में उनसे मिलने जाएंगी। हमारे यहाँ इस हॉल में बैठी हुई कितनी बहनें हैं जो थाने तक पहुँचेंगी। हमारे यहाँ कितनी ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जो उनके लिए वकील का इंतजाम करेंगी। क्या चाहिए होता है जी एक केस में। हमारी बहन चित्रा जी और माता जी सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको विशेष नमन करना चाहती हूँ। आर्य समाज जब तक जन भावनाओं के साथ, जब तक जन समस्याओं के साथ नहीं जुड़ेगा, इस मंच से बोला आपने सुना सब गायब हो जाएगा। आर्य समाज ये नहीं कहता कि आप हर बार वार्षिक उत्सव करें, उसमें एक महिला सम्मेलन करें और उसमें आप कुछ ऐसा सुने जो आपके मन को झंझट करता हो और एक वो एडवेंचर टाइप को करके रह जाए। ऐसा आर्य समाज का विचार नहीं है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी संगठन है, एक वैचारिक संगठन है। उस विचार को
जब तक हम जन समाज के अंदर नहीं लेकर के जाते, महिला यदि महिला की समस्या को नहीं देख पा रही है तो महिला सम्मेलन सार्थक नहीं है। महिला यदि महिला की समस्या को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है तो महिला सम्मेलन बेकार है। और आपको बता दूं कि जिस दिन इस बच्ची के साथ ये घटना घटी, सेम घटना नागलोई के अंदर घटी 3 साल की बच्ची के साथ, सेम और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। बच्चियां दोनों जिंदा हैं, लेकिन सोचो माँ बाप की आत्मा मरी या नहीं मरी, दादा दादी का क्या हाल हुआ होगा, किसी रिश्तेदार का क्या हाल हुआ होगा। तो क्या इस वातावरण को ठीक करने का दायित्व हमारा नहीं? क्या इस वातावरण को ऐसे ही जीने दिया जाए? नहीं। अभी 31 तारीख को वहां महापंचायत हुई थी, मैं आई थी वहां पर, और महापंचायत में भी मैंने ही बोला, हर जगह दिल्ली में जहां भी इस तरह की घटना घटती है, मैं आपको बता दूं, मैं वहां पर जाती हूँ और वहां पर जाकर के सब पता करती हूँ कौन वकील है, कौन थाने में दबाव बना रहा है, कौन सामाजिक रूप से उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन उनकी आर्थिक हेल्प कर रहा है। तो ये किसका उत्तरदायित्व है जी? हम सबका उत्तरदायित्व है, और ये उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए। जब आप इस कार्य को करने चलेंगे ना आगे, मैं आपको बता रही हूँ ना, परिवार में समस्या बनेगी, कहीं नहीं बनेगी। आप यदि अपने को आगे इस रूप में लेकर के आएंगे कि मैं समाज की भलाई के लिए इस तरह से काम कर रही हूँ, आपके परिवार में नहीं आएगी समस्या। आप आगे बढ़िए। वेद मंत्र ने कहा है कि अहम के एक महिला क्या है, ध्वजा के समान। ध्वजा क्या होती है? ध्वजा ये कपड़ा ही तो होता है, यही कपड़ा, ये पटका है, ये ध्वजा के समान ही है ना, हमारे लिए सम्माननीय। ये कपड़ा ही तो है, और ये कपड़ा साड़ी का भी है। क्या साड़ी का कपड़ा और ध्वजा का कपड़ा एक है? एक है क्या जी? नहीं है। कपड़ा एक ही है, लेकिन स्थान बदलते ही उसका सम्मान बदल जाता है। हमारे यहाँ पर ध्वजा को फेंका नहीं जाता, ऐसे नहीं फेंक देते हमारे लिए, ये जैसे हम साड़ी को कर देंगे ना एक दिन रिटायर, ऐसे हम ध्वजा को रिटायर नहीं करते। हम उसको सम्मान के साथ उतार करके रखते हैं, उसको हम इधर उधर पैरों में नहीं फेंकते, किसी गंदे हाथों में नहीं देते। इसी तरह से हमारे यहाँ पर महिला है। महिला महिला वो सम्मान पाती है जो ध्वजा का है। इसीलिए यहाँ पर कभी भी बराबरी के लिए लड़ाई नहीं हुई है। बराबरी का कोई चक्कर ही नहीं था। आज हमें बता दिया गया, उड़ा दिया गया कि हम तो क्या है, बराबर आओ, बराबर आओ। बराबर किसके आना है? अरे महिला के पास अलग शक्ति है, पुरुष के पास अलग शक्ति है, दोनों के पास अपनी अपनी ताकतें हैं। इस समाज को, इस राष्ट्र को चलाने के लिए, इस समाज को, परिवार को, हर किसी को चलाने के लिए अपनी अपनी 100% क्षमताएं लगाई जाती है, ना कि 50-50 लगाई जाती है। एक बात सोचिए कि आपके घर में मान लिया आज आपके पति आपको परिवार को संभाल रहे हैं आर्थिक रूप से, तो क्या जो घर में महिला है वो पागल है? जो घर में महिला बच्चों को संभाल रही है, जो घर संभाल रही है, उसका योगदान नहीं है? यदि नहीं है तो उनको देख लीजिए, जिनके घर में केवल नौकर जाकर के बस के सब उनके हाथों में जो बच्चे पल रहे हैं, उनके पूछ करके देख लीजिए। जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके घरों में देख लीजिए। यदि ज्वाइंट फैमिली नहीं है ना मेरी तरह,
तो फिर किसी ना किसी दूसरे हैंड को अपनाना पड़ता है। फिर वो टाइम वाली मेड, फुल टाइम वाली मेड इसी तरह ढूंढते रहते हैं और फिर उसमें ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों को खिला पिला भी देंगे, संस्कार भी यही देंगे। तो कोई भी 50-50 नहीं है, हर एक व्यक्ति पूर्ण है, उसमें जीवात्मा है। जो जीवात्मा ने जो शरीर धारण कर लिया है, चाहे वह स्त्री का कर लिया है, चाहे वह पुरुष का कर लिया, यहाँ कोई भेद ही नहीं है। तो हमारे समाज को तोड़ने के लिए देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितनी भी ताकतें आएंगी, बाहरी फोर्स जितनी भी आएंगी, वो देश पर कब्जा करने के लिए आएंगी। देश पर कब्जा करना है। देश पर कब्जा करना केवल राजनीति नहीं होता है कि राज्य सत्ता पर ही बैठेंगे तभी उनका कब्जा होगा। जितनी भी हमारी भौगोलिक संपदाएं हैं उन पर कब्जा हो जाना, जितनी भी हमारी संपदा है उस पर कब्जा हो जाना, मतलब हमारा सारा अर्थतंत्र पर कब्जा हो जाना। और वो कैसे कैसे होगा? कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आप पैदा करो, बड़े करो, हमारे साथ उनका युद्ध होगा और हम बड़ी सेना लेकर के आएंगे, तोप लेकर के आएंगे, तलवार से हम उनके सर काटते चले जाएंगे और उसके बाद जब वो सब खत्म हो जाएगा, हम महिलाओं के साथ रेप करेंगे या उनको बंदी बना लेंगे या उनको अपने यहाँ ले जाएंगे, बंदी बना करके उनको ऐसे बेच देंगे जैसे सब्जी बेची जाती है, आज भी बेच रहे हैं। तो ऐसे करके हम आपकी महिलाओं को समाप्त कर देंगे। नहीं होगा तो हमारे देश में जौहर कर लिया जाएगा, हम खुद मर जाएंगे। तो आप जितने भी पैदा करोगे हम उनको सबको समाप्त करके राज सत्ता पर कब्जा ले लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो हमने अपने देश में देखा वो ये देखा कि लोग आए, उन्होंने कहा हम कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ को मार देंगे, कुछ को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम तुम्हें आपस में लड़ा भिड़ा करके हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। एक और आए, वो मीठा मीठा सब कुछ दिखाने लगे और ये बताने लगे कि समाज तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो बराबरी के नाम का खा गए और कभी बराबर नहीं हुए, कभी नहीं हुए। लेकिन सोचो कि क्या सारी ताकतें रुक गई हैं? लोगों को लगता है मोदी जी आ गए सब ठीक हो गया, है ना? अब सोचिए कि इस देश को कब्जा करने के लिए अब डायरेक्टली कोई तलवार लेकर के नहीं आ रहा। हाँ, कन्वर्जन फिर भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। कोई 2 किलो आटा दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है और कोई जबरदस्ती कर रहा है। कन्वर्जन नहीं रुका है, मतांतरण नहीं रुका है, वो लगातार चल रहा है, उस पर अलग विषय है। लेकिन एक इस समय पर जो कुचक्र चल रहा है, जो विशेष महिलाओं से संदर्भित है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि हमारी बेटी किस लिए जिए? बोले तुम्हारी 2 रोटी बनाने के लिए जिए। हमने क्या लड़की इसलिए पैदा की है कि लड़की के दिमाग में भरा गया आजाद हो जाओ, आजादी पाओ। तो हमारी बेटी को आजादी दिलाने के लिए 1950 के अंदर अमेरिका में पॉलिसी बनी और जब हमारी बेटी आजाद होने के लिए उन्होंने पॉलिसी को यहाँ पर इंजेक्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बहुत बड़े बड़े नुक्कड़ नाटक किए, बहुत टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्में दुनिया भर की बना दी। किस लिए? बोले भारत की लड़कियों को आजादी देनी बहुत जरूरी है। ये कहाँ घुट रही है? हमने तो कहीं नहीं देखा भाई। थोड़ा बहुत हर जगह होता है लेकिन इतना तो नहीं है कि हमने वस्तु मान लिया हो। हमारे यहाँ कभी भी लड़कियों की मंडी तो लगी नहीं कि हमने अपनी लड़कियां बेची हो। हमारे बाप दादा ने कभी, हमारे पुरखों ने, आपको याद हो तो, क्या हमारे यहाँ लड़कियां बेची गई हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ घटनाएं घरेलू हिंसा की अवश्य हुई हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन समस्याएं तो कभी ना कभी जीवित रहती ही है। उनको ठीक तो हम ही करेंगे, लेकिन उनको ठीक करने का तरीका अमेरिका ने सुझाया। उन्होंने कहा
भारत की लड़कियों को आजाद करो। तो हमारी बच्चियां भी जो इंस्टीट्यूट में जा रही थी, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रही थी, उन्होंने शोर मचाया, हमें क्या चाहिए? आजादी। भाई आजाद तो हो गए, देश भी ठीक चल रहा है, तुम पढ़ भी रही हो, तुम अच्छे से खा पी भी रही हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा, फिर किस चीज की आजादी? उन्होंने कहा कि इस समाज से आजादी, जो हमें सामाजिक बंधन है ना, इस सामाजिक बंधन से आजादी। सामाजिक बंधन क्या है? बोले जी विवाह कर देंगे, विवाह कर देंगे, हमें फिर एक पुरुष के अंदर में रहना होगा, हमें फिर से एक पुरुष के साथ में रहना होगा। बोले इस चीज से आजादी चाहिए। बोले फिर आजाद होकर के क्या चाहिए? बोले हम जिसके साथ चाहे उसके साथ शारीरिक भोग करें, एक से चाहे एक से, चार से चाहे चार से, हमें इस चीज की आजादी चाहिए। क्योंकि अब और चीज की आजादी तो मिल चुकी है, पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो उन्होंने कहा हम एक परिवार में नहीं। तो ठीक है भाई, एक परिवार में नहीं है तो कानून बन गया, कानून बन गया है किस चीज का? बोले आप विवाह मत कीजिए, आपका उद्देश्य है शरीर सुख भोगना, तो आप लिव इन में रहिए। अब 18 साल की बच्ची ना भी होना, तब भी वो आराम से लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा सकती है और उसको माँ बाप हाथ नहीं लगा सकते, उसको समाज कुछ नहीं कह सकता। अब एक बात सोचिए, आपने बच्ची पैदा की, हमारे यहाँ तो पितृऋण होता है ना जी, पितृऋण होता है। पितृऋण से उऋण होने के लिए हम क्या करते हैं? हम संतति पैदा करते हैं, हम उत्तम संतान पैदा करते हैं, हम उसको संस्कारवान बनाते हैं। अब जो बच्ची विवाह में नहीं गई है, वैवाहिक संस्था में ही नहीं गई, तो वो कहाँ गई? लिविंग में गई। अब लिविंग में क्या है? एक दूसरे का कोई उत्तरदायित्व एक दूसरे के लिए नहीं है। उसने अपनी सारी जवानी कहाँ खपाई? लिविंग में। लिविंग में भोग रही है, किस चीज? बोले शारीरिक सुख भोग रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है एक दूसरे की। बोले मैं अलग तू अलग, लेकिन बस हमारा उद्देश्य है हम सुख भोग सकते हैं, तो वो सुख भोग रही है। अब बताओ, एक व्यक्ति इन इंद्रियों का सुख कब तक ले सकता है? मान लो मुझे गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, कितने दिन या कितनी क्वांटिटी में? 2 खा लेंगे, 4 खा लेंगे, 5 खा लेंगे, बहुत ज्यादा किसी का मन होगा वो 1 किलो खा लेगा, लेकिन जब ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा? पलटेगा, उल्टी आएगी। तो शारीरिक सुख इसी तरह की है, ज्यादा भोगोगे पलटेंगे, तो वो पलटता है फिर एक दिन। जब हमें परिवार बसाने का समय था, वो हमने कहाँ बिता दिया? वो लिविंग में बिता दिया। अब कोई बैकग्राउंड में जाकर के उम्र तो छोटी कर नहीं सकते, वो समय तो वापस ला नहीं सकते। अब उस समय पर जब उसका एक मेंटल प्रभाव देखिए, उसका एक मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा कि मैं लिविंग में रह रही हूँ, भारत सरकार, भारत का जुडिशियरी सिस्टम मुझे लीगल रूप से अथॉरिटी दे रहा है कि मैं लिविंग में रहूं, तो वो क्या कर रही है? 4-5 को और प्रेरित कर रही है। मैं भी तो रह रही हूँ, तुम भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार या हमारा जो न्यायपालिका है उसने लीगल हमें नोटिस थमाया हुआ है भाई, कोई कुछ कह नहीं सकता। 2-4 को और इन्फ्लुएंस करके वो रह रही है, ठीक है, हो गया, उसकी जवानी बीत गई। अब जब 35-40 साल के बाद वाली जो आयु आती है, उसमें आप शरीर में कुछ अर्जित तो करते नहीं, जो अर्जित किया हुआ होता है वही खपता है। अब वो क्योंकि पहले ही बहुत कुछ समाप्त हो चुका है, अब उसका 40 साल के बाद का जो फेज है, अब चूंकि जो पार्टनर है उसको पार्टनर बोलते हैं, वो पति नहीं होता, वो पार्टनर होता है। जैसे कंपनी में पार्टनर होते हैं ना, वैसे कंपनी का पार्टनर जब चाहे तब अलग हो सकता है और उसकी मर्जी है, चाहे तो वो साथ में चल सकता है। यदि उसको कहीं और प्रॉफिट मिल रहा है तो वो दूसरी जगह प्रॉफिट ले सकता है। तो इस तरह से
पार्टनर तो पार्टनर ठहरा। 40 साल के बाद वो महिला केवल एकाकी जीवन जीती। जिस समय पर उसके बच्चे हो सकते थे, उसका परिवार हो सकता था, और धीरे, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। मनुष्य होने के कारण, मानवता के लिए, या तो आप इतनी उच्च अवस्था में पहुंच जाओ कि संन्यास ले लो, इतनी उच्च अवस्था में पहुंच जाओ आप लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो। यदि वो नहीं है और आप केवल भोग भोग रहे हैं, तो उसके बाद आप केवल अकेले और अकेले हैं, कोई नहीं है जीवन में। और फिर वो जो अकेलापन है वो किसके लिए है? कोई और भोगेगा उस अकेलेपन को, वो केवल एकाकी जीवन जीवेंगे। और चूंकि संतति आगे नहीं बढ़ी है, तो इसमें दो नुकसान हुए। एक तो आपका अपना जीवन खाली आपने किया, दूसरा राष्ट्र को आपने कुछ नहीं दिया, आपने समाप्त कर दी अगली लाइन। अब कुछ लोगों का कहना ये, मैं आपको बता रही थी, कुछ लोगों का कहना ये था कि जितने पैदा करोगे हम काट देंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे जितने लाओगे हम कन्वर्ट कर देंगे। अब तीसरी शक्ति ने कहा, बोले हम पैदा ही नहीं होने देंगे। नहीं हुआ ना, लिव इन में चली गई। अच्छा चलो, जो लिव इन में नहीं भी जा रही उनकी भी हालत आ जाए। उनके लिए आज के समय में हमारी माताओं की, बहनों की जो मेंटलिटी बन गई है, पहली बात तो विवाह ही लेट हो रही है, दूसरी बात बच्चे नहीं हो रहे, संतति नहीं हो रही, मुश्किल से कोई एक बच्चा पैदा हो रहा है। और क्योंकि हमारी जीवन की शैली ऐसी हो गई है, ना हमें सास ससुर चाहिए, ना हमें जेठ देवरानी चाहिए, ना हमें कोई नहीं चाहिए, हम खुद अकेले चाहिए। और उसके बाद होता ये है कि उस बच्चे को पालने में इतनी थक चुकी होती है कि उनके पास फिर और आगे बढ़ने का ऑप्शन समाप्त है। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने काटा, जिन्होंने कन्वर्ट किया, और जो कह रहे थे, बोले हम काटने और कन्वर्ट करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, तो वो तो सफल हो रहे हैं। और कैसे सफलता मिल रही है? धीरे धीरे आ रहा है, उसको बोला जा रहा है, मतलब अभी स्टेट की कोर्ट में चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप विवाहित हैं, आपका विवाह हो चुका है, आपके बच्चे भी हो चुके हैं। अब आपका मन है कि मेरा किसी और के साथ में जाने का मन है, मैं कहीं और रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक महिला चाहे कि मेरी पति से अनबन हो रही है या पति मुझे ठीक नहीं लगता, बच्चे होने के बाद, बच्चे हो ना हो, वैवाहिक जीवन में जीने के बाद भी एक महिला यदि चाहे कि मैं दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखूं, तो वो कोर्ट की तरफ से अब लीगल किया जा रहा है। पंजाब कोर्ट का मामला आया था, उन्होंने लीगल कर दिया। यदि एक पुरुष, विवाहित पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना चाहता है, तो वो लीगल हो रहा। आप सोचिए मर्यादाएं कहाँ बचेंगी जब आप हर चीज को लीगलाइज कर दोगे? कहाँ बचेगा? वो सोच करके देखो, जिनके बच्चे हैं, मान लिया 2 बच्चे हैं और पत्नी कहीं किसी दूसरे पुरुष के साथ में लगी हुई है, तो बच्चे का क्या होगा? या पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ में लगा हुआ है, तो उन बच्चों का क्या होगा? किसके ऊपर छोड़े जाएंगे? और आज आप कोर्ट में जाकर के देखिए तो दिन रात इन मुकदमों की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो हम सब लोग इस आने वाले षड्यंत्र से सतर्क रहें। आपके घर में जो बच्चियां हैं, चाहे पोती के रूप में, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, कहीं पर भी,
ये बहाना मत कहिएगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं जिसको कहती हूँ, बहुत सारी बात है, बोला हमारे घर में कोई सुनता नहीं है। मैं कहा आप बाहर निकल करके सुनाओ, लोग दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार बैठी है। आपने परिवार ही वही मान रखा है जो चार दीवारी का परिवार है। 4 सदस्य आपने परिवार के मान रखे हैं। अरे तो करोड़ों लोग पड़े हैं, ये भी तो अपना परिवार है। मान लिया 2 नहीं सुन रहे, कोई दूसरा सुनेगा। बाहर निकल करके सुनाओ तो सही, बताओ तो सही। आपने तो सोच रखा है बस यही सुने, इन्हीं के कान में जाना चाहिए, यही बदलने चाहिए। मत छोड़ दो उनको। यदि कोई नहीं सुन रहा मत सुनाओ, कहीं दूसरी जगह सुनाओ, निकलो बाहर। तो जो लोग ये चाह रहे थे कि आपके घर में बिना किसी मार काट के उनका कब्जा हो जाए, तो उन्होंने ऐसी नीतियां तैयार की हैं कि ऊपर से ऊपर ही हमारी महिलाओं के दिमाग में ऐसा तुरंत डाल दिया है कि हर लड़की से पूछो। एक बेटिया मुंबई से मेरे पास आई, माता पिता नहीं है, मेरे घर पे रही कुछ दिन। मैंने उसको बोला तू विवाह कर ले, मैं तेरा विवाह करा देती हूँ, बिल्कुल अच्छा योग्य लड़का देख करके तेरा विवाह करा देती हूँ। खूब लड़के खाली पड़े, विवाह नहीं हो रहे। मैंने कहा तेरा विवाह करा देती। बोली नहीं अभी तो मेरी कोई उम्र नहीं हुई है। मैंने कहा तू 30 साल की होने को है, तेरी उम्र नहीं हुई। मैंने कहा तू 30 साल की होकर के अपना परिवार बसा, बच्चे पैदा कर, अपना कोई परिवार एक अच्छे से तैयारी करके और विधिवत जीवन जियो। बोले नहीं बच्चा तो मैं पैदा ही नहीं करूंगी। मैंने कहा क्या करेगी फिर? बोले अडॉप्ट कर लूंगी। इतनी आसानी से बोला था क्योंकि सुष्मिता सेन ने अडॉप्ट कर रखा है ना। और सिंगल मदर, मैं मदर ही हूँ बस, फादर नहीं है, क्योंकि मैंने एक अडॉप्ट कर लिए बच्चे। ऐसा वो इतनी आसानी से दिखा देते हैं, वो करोड़ों रुपया उस विषय पे खर्च कर देते हैं। और हमारी एक बच्ची जो कि 10,000 रुपया भी अपनी जेब में नहीं रखती है, वो ये कह रही है कि मैं अडॉप्ट कर लूंगी, मैं तो ले लूंगी कहीं से। मेरे संपर्क में इतनी प्रोफेसर हैं जो तड़प रही है कि मिल जाए कहीं से, हुए नहीं है। कौन लेगा जी? चलते फिरते गली का उठा करके ले जाएगा कोई। कहां से मिलता है अडॉप्शन का ऑप्शन? किनका लोगे? अरे जैसा स्टेटस आपका है कम से कम वैसे संस्कार तो चाहोगे ना कि जो बच्चा पैदा हुआ हो कम से कम इन संस्कारों वाला हो। आप कहीं से भी किसी का भी लोगे तो उसका क्या पता वो कैसे पैदा हुआ है, कोई नहीं सोच रहा। बस एकदम से कह देते हैं कि फलानी उसने एक्ट्रेस ने अडॉप्ट कर लिया है, उस एक्ट्रेस ने अडॉप्ट कर लिया है, उसने भी ले लिया तो मेरा भी काम ऐसे चल जाएगा। इतनी भयंकर बीमारी हमारी बेटियों के दिमाग में आ गई है। मैं अपनी क्लास में पूछती हूँ, मैंने कहा बच्चों ये बताओ, गर्ल्स कॉलेज है, खाना बनाना किसको आता है? लड़कियां बोलती है मैम हमने तो कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। मैंने कहा तुम्हें शर्म आ रही है या गर्व हो रहा है? बड़े शान से बताते हैं हमने तो कभी किया ही नहीं। अरे डूब मरो। जो चीज आसानी से सीखी जा सकती है जब वो नहीं आती तो तुम ये स्पेशल मेहनत करके क्या सीखोगे? आज हम बच्ची को केवल ये बता रहे हैं, ऐसा पता नहीं हमने कौन सी दुनिया उसको दिखा रखी है कि तू